सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि अमेज़न हमेशा से ऐसे ही एक घना जंगल था। 10 मिलियन साल पहले ना ये ग्रीन हेल था, ना जैगुआर का राज और ना मकाओस के झुंड। बस एक विशाल मेगा वेटलैंड था, रोम से 5 गुना बड़ा, जहाँ छोटी छोटी नदियाँ और कीचड़ भरी जमीन थी। पानी ऐसे फ्लो करता था कि रिवर्स उल्टी बहती थी, सीधा पैसिफिक की तरफ। अटलांटिक को तो भूल ही जाते थे। सोचिए, जंगल के बजाय एक विशाल दलदल, जहाँ नेचर अपनी फाइनल शेप बना रही थी। इसी मडी स्टेज में पिंक रिवर डॉल्फिन की शुरुआत हुई, जो आज भी इन नदियों में तैरती है। फिर एक खामोश और बड़ा बदलाव आया, जिसे जमीन आपस में टकराई। एंडीज पैदा हुए, पुराने रास्ते बंद हुए और नदियों ने नए रास्ते ढूंढ लिए। इस स्विचिंग ने बनाया एक नया ड्रेनेज नेटवर्क, जो अमेज़न रिवर में कन्वर्ट हुआ। और इसी तरह दुनिया का सबसे बड़ा जंगल पैदा हुआ। दस मिलियन साल पहले साउथ अमेरिका कुछ और ही था। ग्रीन फॉरेस्ट की जगह बड़े बड़े प्लेन्स और कम गहरे वेटलैंड्स थे। सफेद फ्लड प्लेन्स, छोटी लेक्स और धीरे बहती स्ट्रीम्स थी। और रिवर्स ईस्ट की जगह उल्टे बहते थे, सीधा पैसिफिक ओशियन तक पहुंचते। लोकल क्लाइमेट बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल था। कब तेज बारिश हो जाए और कब सख्त गर्मी और खुश्की पड़ जाए। हार्डली कोई टॉल ट्री था, बस आम सी घास और दलदली झाड़ियां थी। मिट्टी हैवी क्ले जैसी थी, हर वक्त पानी से भरी हुई, इतनी डेंस के पानी निकलने की जगह वहीं जम जाता था। फॉसिल से पता चलता है कि इस दौर के पानी के जानवरों ने सांस लेने के लिए नया तरीका सीखा। पुरानी मछलियों ने लंग्स डेवलप किए और छोटे एम्फीबियंस ने सांस लेने के लिए पाउचेस बनाए। ये रिवर्स फ्लो फेज अर्थ की हिस्ट्री का एक हिडन चैप्टर था, जहाँ रिवर्स ने अपना पूरा डायरेक्शन बदल दिया और पूरा लैंडस्केप एक जॉइंट स्वाम्प में बदल गया। नेचर अपने रफ स्केचेस बना रही थी, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रही थी, जो कुछ मिलियन साल बाद एक घने जंगल की शक्ल में दिखने वाला था। लेकिन जब ये जॉइंट स्वॉर्म चल रहा था, तो जमीन के नीचे एक और नया ड्रामा शुरू हो रहा था। साउथ अमेरिकन प्लेट्स और नेज़्का प्लेट के बीच हुए धीरे धीरे टकरार ने एक बहुत शानदार कुदरती नजारा पैदा किया। जमीन की लेयर्स उठी, दरारें बढ़ी और एक लंबे वक्त के बाद बन गया एंडीज माउंटेन चेन, दुनिया का सबसे लंबा पहाड़ी सिलसिला। ये रॉक्स का जॉइंट बैरियर रिवर के रास्ते को फिजिकली ब्लॉक कर गया। जो नदियां पहले वेस्ट जा रही थी, अब उनके आगे एक ऊंची दीवार थी। पानी ने पूरे कॉन्टिनेंट का टिल्ट यानी झुकाव महसूस किया। ढलानें बदल गई और पुराने चैनल्स बंद हो गए। स्ट्रीम्स ने मुश्किल रास्ता चुनना शुरू किया, नई वैलीज बनी और फाइनली रिवर्स ने अपना रास्ता बदला, ईस्ट की तरफ, सीधा अटलांटिक ओशियन के लिए। और ये प्रोसेस मिलियंस ऑफ ईयर चला और पहाड़ों का उठना सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर हुआ। माउंटेन्स उठने का हर फेज रिवर के रास्ते में एक नया ट्विस्ट ऐड करता गया, एक ऐसा ड्रामा जिसे हम जमीन की सबसे बड़ी तब्दीली कहते हैं। जब माउंटेन्स ने वाटर रूट्स ब्लॉक किए, तो सेंट्रल लोअर लैंड्स में एक नई इक्वेटिक वर्ल्ड जन्म ले रही थी। एंडीज की ऊंचाई ने पानी को सेंट्रल लोअर लैंड में ट्रैप कर दिया और बन गया एक ऐसा दलदली नजारा जिसे आज साइंटिस्ट पेबल्स मेगा वेटलैंड कहते हैं। हजारों किलोमीटर फैले इस वेटलैंड ने एक बड़ा पानी का नेटवर्क बनाया, फ्लडेड प्लेन्स, शैलो लेक्स और उलझे हुए पानी के रास्ते। पानी एक जगह रुका हुआ था, धड़ बिल्कुल कमजोर था और किनारों से पानी बाहर निकलता रहता था। वहाँ पौधे और झाड़ियाँ बिल्कुल शुरुआती किस्म की थी, जैसे पानी की काई, एल्जी, फ्लोटिंग फर्म्स और मजबूत पानी के पौधे। पर इस पानी की दुनिया में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट चल रहा था, जिंदगी की नई शुरुआत। एंशिएंट फिश स्पीशीज यहाँ अडॉप्ट होकर नए फीचर्स डेवलप कर रही थी। जॉइंट टर्टल जमीन पर घूम रहे थे और सबसे सरप्राइजिंग,
पिंक रिवर डॉल्फिन के एंसेस्टर यहाँ कहीं पहली बार तैरते हुए दिखे। उन्होंने अपने सोनार का शुरुआती रूप ब्लो होल पर कंट्रोल और लचकीली बैकबोन डेवलप की, सबसे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए। ये वो वेटलैंड था जहां नेचर ने अपने सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट की प्लानिंग की थी। लेकिन ये पेबल्स का एरा खत्म हो गया जब पानी ने बैरियर तोड़ दिया और बनाया अमेज़न का रास्ता। पहाड़ी बैरियर जहां पानी को रोक रहा था, वहीं पानी का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे वेटलैंड की कच्ची दीवारें टूट गई और बना अमेज़न रिवर का पावरफुल नेटवर्क। स्मॉल स्ट्रीम्स आपस में मिलकर बड़ी नदियां बनी, जो फ्लड प्लेन्स को काटकर बड़े चैनल्स में बदल गई, और इस तरह दुनिया के सबसे बड़े फ्रेश वाटर सिस्टम का जन्म हुआ। छह 1400 किलोमीटर तक बहता ये रिवर कॉन्टिनेंट के दिल में जिंदगी की लाइफलाइन बन गया। इस रिवर ने मिट्टी को जरखेज बनाने वाले मिनरल्स और खुराक अपनी लहरों में कैरी किए, जिससे जमीन रेन फॉरेस्ट के लिए एक परफेक्ट जगह बन गई। फिर बड़े ट्रीज आए, पहले छोटे पौधे, फिर बड़े दरख्त, और फिर सबसे बड़े जॉइंट जैसे कापोक, साइबिया और ब्राजीलियन नट। इन्होंने अपना एक सीक्रेट वेपन डेवलप किया, ट्रांसपायरेशन, यानी पत्तों से पानी छोड़ना। हर एक लीफ से निकलने वाला मॉइस्चर हवा में चला गया, क्लाउड्स बनाए, और फिर वही क्लाउड्स बारिश बरसाते, एक नेचुरल तरीके से पानी देना। इसी साइकिल को साइंटिस्ट ने फ्लाइंग रिवर बोला और लोकल लोग क्लाउड रिवर्स। सोचिए, एक जंगल जो अपनी बारिश खुद क्रिएट करता है। ये हवा में उड़ने वाली नदियां सिर्फ साउथ अमेरिका में नहीं बल्कि पूरे रीजन तक मॉइस्चर डेवलप करती हैं। ब्राजील के फार्म्स, यूएस गल्फ कोस्ट और कभी कभी पूरे यूरोप तक। ये सेल्फ वाटरिंग सिस्टम ने रेन फॉरेस्ट को एक सेल्फ सस्टेनिंग पावर हाउस में बदल दिया। जब रेन फॉरेस्ट पूरी तरह तैयार हो गया तो यहाँ नए नए जानदार चीजों का एक बड़ा धमाका हुआ, जिसने प्लेनेट की पूरी कहानी ही बदल दी। आज अमेज़न कवर करता है 6 मिलियन किलोमीटर अक्रॉस 9 कंट्रीज। इसमें बसता है 10% वर्ल्ड नोन बायोडाइवर्सिटी, 2.5 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज, 30,000 ऑर्च्ड वर्टिब्रेट्स, 1300 बर्ड स्पीशीज, 500 प्लस मैमल स्पीशीज और हजारों एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। जैगुआर जमीन पर शिकार की तलाश में घूम रहे होते हैं, एनाकोंडास मिट्टी में वेट कर रहे होते हैं, और मकाउस दरख्तों के ऊपर अपने रंग बिरंगे पर फैला रहे होते हैं। ये इकोसिस्टम रंगों से भरी हुई एक दुनिया है। ये जंगल सिर्फ वाइल्ड लाइफ का घर नहीं बल्कि हमारे अर्थ के क्लाइमेट का इंजन भी है, ग्रीन हार्ट ऑफ आवर प्लेनेट। फ्लाइंग रिवर से ग्लोबल रेनफॉल सिस्टम चलता है। कार्बन को जज्ब करने के लिए अमेज़न हर साल 2 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर खींचता है। रीजनल टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है, लेकिन इस ग्रीन हर्ट पर अब इंसानी दबाव बढ़ गया है। खेतीबाड़ी और जानवरों को बांधने के लिए डिफॉरेस्टेशन, गैर कानूनी दरख्त काटना और इलीगल माइनिंग, जंगल की आग और क्लाइमेट चेंज। हर साल 10,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जंगल खत्म हो रहा है। इंडिजिनस ट्राइब्स और रेयर स्पीशीज खतरे में है। कानून कमजोर है और उन पर अमल करवाना मुश्किल है, मगर इस कहानी में विलन के साथ हीरोज भी हैं। इंडिजिनस लोग अपनी जमीन के हकूक को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एनजीओस जंगल को रिफॉरेस्टेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। साइंटिस्ट ड्रोन मॉनिटरिंग और आम लोगों के साथ मिलकर रिसर्च चला रहे हैं। ये मिलजुल कर की जाने वाली कोशिश ही अमेज़न को बचाने की है। अब सवाल ये है कि क्या हम अर्थ के इस ग्रीन हार्ट को जिंदा रख पाएंगे, या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ साउथ अमेरिका की है, पूरी ह्यूमैनिटी की नहीं। ये थी अमेज़न के पैदा होने की कहानी। क्या आपको लगता है कि पिंक रिवर डॉल्फिन अमेज़न की सबसे अनोखी चीज है? पर क्या आप जानते हैं कि इस दलदल में एक ऐसा खौफनाक जानवर भी रहता है जो क्रोकोडाइल का शिकार भी कर लेता है। उस जानवर को देखने के लिए स्क्रीन पर आने वाली वीडियो वाइल्ड एनिमल ऑफ अमेज़न पर अभी क्लिक करें। और हाँ, आपको क्या लगता है, क्या इंसान इस जंगल को तबाह होने से बचा पाएगा? इसका आंसर नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।